हाय गाइस, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर को एडमिशन ले लिए पॉलिटेक्निक के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम कहूँगा इंजीनियरिंग फील्ड में। तो हम लोग अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक का, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मैं उमेश सर, यूजीएस एकेडमी महाराष्ट्र से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो डिटर्मिनेंट नाम का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, नियर अबाउट 11 चैप्टर्स है हमारे पूरे। इसमें सबसे टफेस्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि इसमें आप लोगों को किसी को ट्रिग्नोमेट्री बोले तो डर लगता है, लेकिन एकदम इजीली है। ओके, आप लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट को। उसमें जो कुछ भी फार्मूले है वो फार्मूले पहले हम लर्न करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, पूरे चैप्टर्स के फार्मूले में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, उसके बाद में हम चलेंगे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिटर्मिनेंट नाम का जो चैप्टर है, डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का चैप्टर पढ़ा था, ax + by = c, ऐसा कुछ तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ओके, इसमें आप लोगों ने क्रैमर्स रूल भी पढ़ा होगा बेटा। उसमें क्या पढ़ा होगा आपने, क्रैमर्स रूल भी पढ़ा होगा। तो इस क्रैमर्स रूल में आप लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा। क्या किया होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा, डी की वैल्यू निकाली थी। कुछ याद आ रहा होगा किसी लोगों को, तो ऐसा लीनियर इक्वेशन था। यहाँ से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले थे, a1x + b1y = c1 एंड सेकंड था समझो a2x + b2y = c2। इस तरीके के दो इक्वेशन हमारे पास थे। इसको हमने बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था, तब जाके हमको x और y की वैल्यू मिली थी। तो ये वाला डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, तो यहाँ समझो हमारा a1 और a2 आया था, x के कोएफिशिएंट, और इधर क्या मिलेगा हमें, b1 b2 y के कोएफिशिएंट मिले थे। इसको जब हम सॉल्व करते थे तो ये था डिटरमिनेंट। अब मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये a1 a2 b1 b2 ये सारे क्या है, नंबर्स है। ये क्या है, नंबर्स है हमारे पास। ये क्या है, नंबर्स है। इन नंबर्स को हमने क्या किया है, अरेंजमेंट किया है इन नंबर्स की। तो रो और कॉलम के फॉर्म में हमने इनको अरेंज किया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है उन्हें क्या कहेंगे, हम कॉलम्स कहेंगे। मतलब इसे कहेंगे हम रो फर्स्ट और इसे कहेंगे रो सेकंड, और जो फर्स्ट कॉलम है इसे कहेंगे हम कॉलम फर्स्ट, और ये सेकंड वाला इसे कहेंगे हम कॉलम सेकंड, इस तरीके से। और ये नंबर को हमने रो और कॉलम के फॉर्म में लिखने के बाद में उनको बंद किया, इनक्लोज किया दो वर्टिकल लाइन के बीच में, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे। देखिए अब इसे हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी कहेंगे, मींस रो, वर्टिकल अरेंजमेंट भी कहेंगे, मींस क्या कहेंगे, कॉलम्स। देखिए डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम। सबसे पहले तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स। देखिए अब इसमें और एक बात बताने वाला हूं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था नंबर ऑफ रोज कितनी बेटा, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है। मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों की वैल्यू कितनी है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मींस द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ rows and equal number of rows and columns, equal number of rows and columns। क्या क्या हमने, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स and enclose between two vertical line and enclose between two vertical lines, ओके। ये हो गया हमारी डेफिनेशन। इट इज कॉल्ड एज द डिटरमिनेंट। इसे हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे। ओके, ये सारी डेफिनेशन जो है थ्योरेटिकल जो पोर्शन है मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे। आपने पीडीएफ ओपन करके उसमें से पूरी डेफिनेशन को लिख लेना है आपके नोटबुक में, ताकि आपको इजी जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा डिटरमिनेंट क्या होता है। हमने नंबर्स को क्या किया, अरेंज किया, किसके फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में। लाइक दिस, फिर से बताता हूं। ये समझो डी है, ए बी सी डी,
ABCD 4 नंबर हमारे पास थे, उनको हमने 2 रोज और 2 कॉलम के फॉर्म में क्या किया, अरेंज किया और उनको एनक्लोज किया बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में उनको फिट किया। ओके, उसी को ही क्या कहेंगे हम, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, या फिर उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, या फिर डिटरमिनेंट को समझो ए की वैल्यू अगर है तो मॉड जो साइन होता है ऐसा, इसे भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को क्या कहेंगे, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे, या फिर 2 वर्टिकल लाइन के बीच में जो कुछ भी हमारे पास मीन्स है। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में समझो कोई मैट्रिक्स की वैल्यू दी है आप लोगों को, ऐसा दिया रहता है, मैट्रिक्स की वैल्यू दी रहती है, वो वर्टिकल लाइंस नहीं है, ब्रैकेट के टाइप दिखाई देता है, ये मैट्रिक्स है। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो इसको ऐसा लिखना पड़ता है और ये बॉक्स हटा के वर्टिकल लाइन लेनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए इसको भी हम डिटरमिनेंट कह सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो आप लोगों को एक चीज समझ में, डिटरमिनेंट क्या होता है समझ में आया। उसके बाद में देखेंगे बेटा हम रोज क्या होती है, तो क्या देखेंगे, रोज। ये हमारा डिटरमिनेंट था, सब लोगों को अभी याद आ रहा होगा, अभी अभी बताया था मैंने। ये है हमारा कॉलम नंबर फर्स्ट बेटा, ये है हमारा कॉलम नंबर सेकंड। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या है बेटा, ये है हमारी रो नंबर फर्स्ट, ये है हमारी रो नंबर सेकंड। ओके, ये क्या है, हमारी रो नंबर फर्स्ट और रो नंबर सेकंड। ये जो ग्रीन कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना बॉक्स में, ये है हमारी रो फर्स्ट और रो सेकंड। ओके, सबको समझ में आया बेटा, ये क्या है, रो फर्स्ट और दूसरी क्या है, रो सेकंड है। ओके, उसके बाद में आप लोगों को मैं कॉलम दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये है वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, ये है कॉलम फर्स्ट और ये है हमारा दूसरा कॉलम सेकंड। ठीक है, मीन्स देखिए मैंने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। हो गई डेफिनेशन रो की। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इट इज कॉल्ड एज द रो। एंड कॉलम की डेफिनेशन क्या हो गई, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इट इज कॉल्ड एज द कॉलम। दोनों डेफिनेशन समझ में आया। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट, उसके बाद में रो, उसके बाद में कॉलम। अब उसके बाद में हमारे पास आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी बेटा, इसे क्या कहते हैं, हाँ सर इसको ऐसे तो हमने कभी तो भी देखा है सर, इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल कह सकते हैं सर हम, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। आपने अगर इस डिटरमिनेंट को इस साइड से देखा होगा तो 2 एलिमेंट दिखाई देते हैं, इस साइड से अगर देखा तो फिर भी 2 एलिमेंट दिखते हैं, ऊपर से देखा तो फिर भी 2 एलिमेंट दिखते हैं, इधर साइड से देखा तो फिर भी 2 एलिमेंट दिखते हैं। मतलब इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और इसे क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायगोनल। और इसे भी क्या कहेंगे हम, डायगोनल। ये इनिशियल पॉइंट से जो स्टार्ट होती है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। किसी भी कॉलेज का हो या स्कूल का हो, सबसे मेन कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो मेन डायगोनल है उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ये वाली क्या हो गई, सेकेंडरी, ये वाली क्या हो गई, प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब मैं अभी आप लोगों को जो ब्लू लाइन में दिखा रहा हूं, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी अगर आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है तो हम क्या कहेंगे, अ डायगोनल स्टार्ट फ्रॉम, अ डायगोनल स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुई, टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड। कहां से, ये टॉप है, टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड। अ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम, क्या, अ डायगोनल स्टार्ट फ्रॉम top of the left side to the bottom of the right side, to the bottom of the right side। समझ में आया क्या आप लोगों को, ये क्या है, टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द बॉटम ऑफ द राइट, इट इज द प्रिंसिपल डायगोनल। सबको डेफिनेशन समझ में क्या बोला था, फिर से बता दो मैं। द प्रिंसिपल डायगोनल मीन क्या है, अ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द बॉटम ऑफ द राइट, इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डायगोनल। सिमिलरली सेकेंडरी डायगोनल ये वाली हो जाएंगी हमारी, तो सेकेंडरी डायगोनल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टॉप ऑफ द क्या रहेगा बेटा, राइट टू द बॉटम ऑफ द क्या रहेगा, लेफ्ट। ओके, अ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम टॉप ऑफ द राइट टू द बॉटम ऑफ द लेफ्ट। इस तरीके से हम सेकेंडरी डायगोनल की डेफिनेशन बता सकते हैं। ओके, मतलब
आप लोगों को 5 डेफिनेशन मैंने अब तक बताया। पहले तो डिटर्मिनेंट की, उसके बाद में रो क्या होता है, उसके बाद में कॉलम क्या होता है, उसके बाद में बताया मैंने प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, उसके बाद में बताया बेटा सेकेंडरी डायगोनल क्या होती है। आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर सकते हो कि सर ये मुझे डाउट है, ओके, या फिर कॉल भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद में देखेंगे बेटा हम डिटरमिनेंट हो गया, रो हो गई, ओके, कॉलम हो गए, उसके बाद में प्रिंसिपल डायगोनल हो गई, उसके बाद में सेकेंडरी डायगोनल हो गई। इतना सारा हमने सब कुछ देख लिया, ओके। उसके बाद में हम ऑर्डर क्या होती है, उसके बाद में क्या देखेंगे बेटा, ऑर्डर क्या होती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ओके। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। हमने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन में पढ़ा है, ओके। मतलब जैसे कि यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला मैंने ए बी सी डी, ओके, और मैं दूसरा डिटरमिनेंट लिखता हूं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके। इसमें आप बोलोगे सर हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, सर 2 रोज है, ये वाली फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो, इट इज रो फर्स्ट, इट इज रो सेकंड। और कॉलम कितने बेटा, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, मतलब इसकी ऑर्डर हो गई बेटा 2, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई 2। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की जितनी वैल्यू है वो क्या हो गई उस डिटरमिनेंट की ऑर्डर, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई 2 हो गई। और लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, इट इज रो 1, ये हो गई सेकंड रो, इट इज रो 2, ये हो गई हमारी थर्ड रो, इट इज रो 3, ओके। इसके अंदर आप लोगों ने देखा है 3 रोज है, कॉलम देखिए अब कितनी, ये हो गया हमारा कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, और ये क्या है कॉलम थर्ड। तो इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो यहाँ 2/2 का डिटरमिनेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब इसके ऑर्डर हो गए 2, और यहाँ 3/3 का डिटरमिनेंट, ये पहले जो वैल्यू होती है वो रो के लिए होती है, दूसरी वैल्यू होती है कॉलम के लिए, ओके। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स डिटरमिनेंट में इक्वल ही होता है, लेकिन मैट्रिसेस में उसमें चेंजेस आते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई 3 और इसकी ऑर्डर कितनी हो गई बेटा 2। समझ में आया क्या ऑर्डर क्या होता है, तो समझ में आया। The number of rows and columns are present in determinant, it is the order of that determinant, okay। तो वो क्या हो गई, उस डिटरमिनेंट की ऑर्डर हो गई, ओके। सभी लोगों को समझ में आया होगा, ओके। उसके बाद में आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक रूल पढ़ा था बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। कौन सा रूल पढ़ा था, क्रैमर्स नाम का एक साइंटिस्ट का क्रैमर्स रूल आप लोगों ने पढ़ा था, ओके। क्रैमर्स रूल के लिए आप लोगों को पता था कि सर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन था a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये वाले इक्वेशन को आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है क्रैमर्स रूल से, वो पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद में 3 इक्वेशंस अगर है, 3 अननोन्स अगर हमारे पास है तो उसको कैसे यूज करते हैं क्रैमर्स रूल, ओके। देखिए बेटा, ये दोनों इक्वेशन को अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, ओके। ये डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं बेटा a1 b1, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट लेते फर्स्ट कॉलम में a1 a2, और y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में लेते हम b1 b2, ओके। ये होगा डिटरमिनेंट। उसके बाद में dx निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं अच्छे से याद करो, dx, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इसलिए dx निकालते हैं। उसके लिए हम d में जो x के कोएफिशिएंट थे, d में जो x के कोएफिशिएंट थे उसको हटा के उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज रखेंगे, ये होगा dx। सिमिलरली dy के लिए भी हमें वैसा ही करना है बेटा। dy के लिए क्या करना पड़ेगा, d में से y के कोएफिशिएंट को हटाना है, y के कोएफिशिएंट कौन है b1 b2, तो b1 b2 को हटा के उनकी जगह किसको बिठाना है बेटा c1 c2, ओके। और रिमेनिंग जो थे उनको एज इट इज रखना है a1 a2। इस तरीके से हम d dx और dy की वैल्यू हम निकालेंगे। d 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो भी बताता हूं मैं, ओके। उसके बाद में 3/3 का कैसे सॉल्व करना है उसको भी बताएंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से इसकी मिलेगी, यहाँ से इसकी मिलेगी। तो उसके बाद में हमें x इक्वल टू अगर वैल्यू निकालनी है तो dx बाई डी करना है, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, dy अपॉन डी करना पड़ेगा, तब जाके हमें y की वैल्यू मिलेगी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर x की और y की वैल्यू, ओके।
यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा स्पीड ज्यादा हो रहा है तो आप एप्लीकेशन में स्पीड कम करके भी देख सकते हो, अगर किसी को स्पीड कम लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ओके, आपके हिसाब से आप लोग लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, किसी को क्वालिटी कम ज्यादा करनी है, डेटा बचाना है तो भी कर सकते हो, किसी को अच्छे क्वालिटी में लेक्चर देखना है वैसा भी कर सकते हो। ओके, देखिए अब ये 2 अननोन के लिए हमने ग्रामर रूल यूज किया था। अब अगर 3 अननोन हमारे पास है तो हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन रहेंगे। कितने इक्वेशन गिवन रहेंगे बेटा? 3 इक्वेशन लाइक दिस। समझो पहले a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। सेकंड इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। एंड थर्ड इक्वेशन रहेगा बेटा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ओके, ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यहाँ से हमको x, y और z की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। ओके, सिमिलरली इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें d कैसे निकालना है ये समझना पड़ेगा। d के लिए क्या करेंगे बेटा? हम x के कोएफिशिएंट जो है वो फर्स्ट कॉलम में ले लें a1 a2 a3, y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में ले लें b1 b2 b3, z के कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम में ले लें बेटा c1 c2 और c3। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में डिटरमिनेंट के बाद में हमको x निकालना है, इसलिए dx भी निकालना जरूरी है, क्योंकि हमको पता है अभी अभी हमने देखा था x निकालने के लिए dx by d होता है, y निकालने के लिए dy by d होता है, z निकालने के लिए dz by d होता है। ऐसा हमने पढ़ा है ना। इस तरीके से हमको dx dy और dz की भी वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए dx dy और dz की। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था मैंने? x के कोएफिशिएंट। देखिए x के कोएफिशिएंट क्या है? a1 a2 a3। तो d में से a1 a2 a3 को हटाना है और उसकी जगह क्या लेना है बेटा? कांस्टेंट टर्म लेना है, मतलब d1 d2 एंड d3 लेना पड़ेगा। बाकी टर्म एज इट इज रखनी है, b1 b2 b3 और ये c1 c2 c3 एज इट इज रखेंगे। यहाँ से d की वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो dx की वैल्यू मिलेगी। अब dy क्या होता है उसको बताता हूं मैं। dy के लिए सोचिए क्या करना पड़ेगा? dy के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? y के कोएफिशिएंट d में से गायब करने पड़ेंगे। देखिए d में से y के कोएफिशिएंट क्या है? b1 b2 b3 है, उनको हटा, उनकी जगह पे किसको बिठाना है? d1 d2 d3 को पहले उनको बिठाएंगे d1 d2 d3। बचता क्या है बेटा? ये वाला, उसको एज इट इज रखो a1 a2 a3 और ये लास्ट वाला c1 c2 c3 c1 c2 c3। ओके, ये हो गया dy। सिमिलरली dz का करेंगे तो dz के लिए क्या करना पड़ेगा? z के कोएफिशिएंट हटाने हैं d में से। z के कोएफिशिएंट क्या है? c1 c2 c3, उनको हटाओ, इनकी जगह पे क्या आएगा? उनको हटाने के बाद में कांस्टेंट आएंगे d1 d2 d3, d1 d2 d3। बाकी d वाली टर्म एज इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 एज इट इज। क्या रहेगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहां से हमको d dx dy और dz की वैल्यू मिलेगी। तो d तीनों वैल्यू d dx dy और dz ये चारों वैल्यू मिलने के बाद में हमको x y z ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। उसमें x के लिए क्या करेंगे? dx अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d और z के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? dz अपॉन d। इस तरीके से हम क्रामर्स रूल को यूज करेंगे। अब बात आती है कि सर ये 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है? एकदम इजी है। ओके, एकदम इजी तरीका है, उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी देखिए इसको, जो भी किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप लोग भी फ्रैंकली व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बिजी रहा हूं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आपको कॉल आ जाएगी, आपको बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। तो कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन में भी आप लोग पूछ सकते हो। डाउट सेशन भी रहेगा हमारा, तो डाउट सेशन में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, देखिए अब जैसे कि 3/3 का हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है समझो a b c d e f g h r, ये वाला डिटरमिनेंट है। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात है आप लोगों को इमेजिन करना है a के सर के ऊपर प्लस साइन है,
बी के सेट के ऊपर माइनस साइन है और सी के सेट के ऊपर प्लस है। ये आपको इमेजिन करना है। ओके, ए के पास कौन सा साइन है प्लस, बी के पास कौन सा है माइनस और सी के पास कौन सा है प्लस। ये इमेजिन करना है, लिखना नहीं है। क्या करना है, इमेजिन करना है बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को इमेजिन करना है। देखिए अब क्या किया था। सबसे पहली बात मुझे बताइए बेटा कि ए है, उसके पास कौन सा साइन है प्लस। अब ये वाला जो ए है बेटा, ए जिस रो में और जिस कॉलम में है वो वाले एलिमेंट को छोड़ दो, उनको भगाना है। उनको छोड़ के रिमेनिंग जो एलिमेंट हमारे पास बचते हैं उनको हमें 2/2 के डिटरमिनेंट में लिखना है। इनको छोड़ दिया तो क्या बचता है बेटा, ई एफ एच आई। क्या बचता है, ई एफ एच आई। सबको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में कौन सा है हमारे पास, बी। बी के लिए साइन कौन सा था, माइनस। अब देखिए बी जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। अब ये नहीं रहेगा, ये वाला कॉलम आएगा और ये वाली रो आएगी। बाकी कौन कौन बचा, डी एफ जी आई। कौन कौन बचा, डी एफ जी आई। ओके, अब उसके बाद में कौन था बेटा, सी था। सी के लिए साइन कौन सा था, प्लस। अब सी जिस रो में और जिस कॉलम में उनको छोड़ दो। बाकी कौन कौन बचता है, डी ई जी एच। कौन कौन बचता है बेटा, डी ई जी एच। ओके, समझ में आया क्या सबको। इस तरीके से हम ये डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा था 2/2 का डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करते थे बेटा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। मतलब क्या आएगा, ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ। उसके बाद में ये माइनस बी, इसके लिए क्या आएगा, डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ। ओके, उसके बाद में क्या आएगा बेटा, ये प्लस और यहाँ पे क्या आएगा, डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई। इस तरीके से हम 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग कैसे पुट करोगे या फिर वैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगी। सबको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। 2/2 का कैसे सॉल्व करना है समझ में आया क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 2/2 का डिटरमिनेंट लाइक दिस। इधर बताता हूं मैं। समझो डिटरमिनेंट डी दिया है हमारे पास, ए बी सी डी। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मींस क्या आएगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी लाइक दिस। ये होगा 2/2 का और ये होगा 3/3 का। इसको हम क्या करेंगे, मतलब इस यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए के लिए क्या किया, उसके एलिमेंट छोड़ दिए वो जिस रो और कॉलम में आता है, रिमेनिंग एलिमेंट को लिखा था। बी के लिए क्या किया, बी जिस कॉलम में और जिस रो में आता है उनको छोड़ दो, डी एफ जी आई लिखा था। और सी के लिए क्या लिया था, सी जिस कॉलम और रो में उनको छोड़ दो, बचता है डी ई जी एच, उसको लिखो बस होगा। उसके बाद में 2/2 के हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करो, बाकी कैलकुलेशन करो, खत्म कहानी। ठीक है, इस तरीके से हम ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके, ग्रामर रूल सबके समझ में आया होगा। सिर्फ मैं अभी फार्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर के। ओके, ठीक है, समझ में आया सबको। इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन लेके मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले तो 2/2 के लिए बताता हूँ। समझो हमारे पास इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 4 3 1 2। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे जनरली हम लिखते हैं एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट, क्योंकि उसको ओपन कर रहे ना, एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट। ओके, यहाँ तो दिखता होगा आप लोगों को। तो डी की वैल्यू हमारे पास आती है इन दोनों का प्रोडक्ट। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 माइनस 1 इंटू 3 3। तो 8 माइनस 3 कितना होता है बेटा, 5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब 3/3 का अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है तो क्या करेंगे, मैं कुछ वैल्यू लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 लिया। 3 2 0 1 0 2। ओके, इस तरीके से मैंने वैल्यू ले लिया। ओके, आपको मैं 3 कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अभी अभी बताया था मैंने। चलो बताओ, इसके लिए साइन कौन सा कंसीडर किया था, प्लस। कौन सा नंबर, ये 2। इसको छोड़ दो, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में छोड़ दिया, बचता है बेटा 2 0 0 3 2 0
03। उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा 0, इसके लिए साइन क्या था -0। अब ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में आता है, इनको छोड़ दो, छिपाओ उनको, बाकी क्या बचता है 3013। क्या बचता है बेटा 3013। उसके बाद में क्या है, ये लास्ट वाला 1 है, उसके लिए साइन क्या होता +1। अब उसको छिपाने के बाद में बचता क्या बेटा 3210। क्या बचता है हमारे पास 3210। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है डिटरमिनेंट बचता है। ओके 3210। ठीक है, इसको गायब कर देता हूं मैं, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखा हमने। अब इसको सॉल्व करना है, ये +2 एज इट इज करो, इनको सॉल्व। 2 into 3 कितना होता है 6, माइनस 0 into 0 0, ये -0 एज इट इज। 3 into 3 9, -1 into 0 0, then ये +1। 3 into 0 कितना आएगा बेटा 0, -2 into 1 कितना आएगा 2। एकदम सिंपल है, एकदम क्या है सिंपल। बस इसको सिंप्लीफाई करो। 6 - 0 6, 6 into 2 कितना होगा बेटा 12। 0 into एनी वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके 0 -2 -2 into 1 कितना आएगा -2 हो गया बेटा। 10 - 2 आएगा हमारे पास, ये 0 को कोई वैल्यू नहीं। 10 - 2 कितना आएगा 10। तो ये रहेगी हमारी डिटरमिनेंट डी की वैल्यू। ये होगा 3/3 का, इधर मैंने बताया था 2/2 का। इस तरीके से हम 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से। ओके इस चैप्टर में से लास्ट टॉपिक है, उसका मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं आप लोगों को। उसको कहूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। ओके देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें डिटरमिनेंट मेथड से। तो उसके लिए हमारे पास गिवन क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन में ट्रायंगल जो है उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि ABC, उनके कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन रहेंगे। समझो इसका x1 y1 था, इसका x2 y2 था, और इसका था बेटा x3 y3। ओके इस तरीके से। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका एक फार्मूला हमारे पास है, एरिया इक्वल टू +-1/2 इन डिटरमिनेंट। फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 लिखना है, सेकंड कॉलम से x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। खत्म कहानी। जो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है उसको यहाँ पे पुट करो, इनको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 2 करो। सिर्फ यहाँ पे लिखना है एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया क्या होता है पॉजिटिव होता है। एरिया कभी भी क्या होता है पॉजिटिव, इतना आपको याद रखना है। ओके ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 डिटरमिनेंट की पूरी कहानी। इसके बाद में इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। ये सारा सब कुछ मैंने फार्मूला बुक में आप लोगों को दिया है। हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को स्टडी मटेरियल में फार्मूला बुक मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। तब वहां से पूरे फार्मूले आपके पास लिख के ले सकते हो, या फिर PDF की जेरॉक्स भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमको प्रॉब्लम देखने हैं, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो बी फ्रैंकली, एकदम फ्रेंडली आपको हमारे साथ बात करनी है, तभी जाके आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डर के जीना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को हमको सॉल्व ही करना है। किसी को कुछ भी डाउट आए तो फ्रैंकली आप लोगों को पूछना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनके मन में कुछ सवाल होते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते, पूछना है उनको। ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, ओके चलेगा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।